हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस इकोनॉमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ेंगे आज आर ओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत को, और ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2021 का प्री में जो पूछा गया क्वेश्चन है। पहले हम प्री को पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेंस के प्राचीन भारत को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके PDF को परचेज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन था आपका कि विदेशी यात्री और ये भारत भ्रमण पर कब आए, मिलान करना था इसमें। तो हम देखते हैं, फाहियान जो है आपका 399 से 414 ईस्वी में ये आता है। 399 पे ये आता है भारत भ्रमण करने। और ये किसके शासनकाल में आता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आता है। वेनसांग जो है किसके शासनकाल में आता है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। और ये भारत भ्रमण पर कब आया? तो 629 से 645 ईस्वी तक ये भारत भ्रमण पर रहा। 629 से ये चीन से चला था और 630 में ये पहुंचता है इंडिया में, और 645 तक ये रहता है। इसिंग जो है भारत भ्रमण पे कब आया था? तो 671-72 से 693-94 पे ये भारत भ्रमण पे रहा। अल-मसूदी जो है ये 915 से लेके 916 ईस्वी तक भारत भ्रमण पे ये भी रहा। अब इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था? तो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किन राजाओं को जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया। तो सबसे पहले आप थे गोपाल, और दूसरे थे आपके नंदीवर्मन द्वितीय। इन्हें जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था। नंदीवर्मन द्वितीय जो है पल्लव शासक हैं, और गोपाल जो हैं पाल वंश के शासक हैं। ये संस्थापक भी हैं गोपाल जो। और ये पाल वंश कहाँ पे पल रहा था? तो ये आपका बंगाल में था। यशोवर्मन की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी। यशोवर्मन जो थे इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कन्नौज में बनाई थी। इनका कार्यकाल क्या था यशोवर्मन का? तो 700 से लेके 740 ईस्वी तक। अगला हम देखेंगे 2017 के प्री। हमारा 2021 का प्री कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे 2017 के। इसमें भी आपका मिलान क्वेश्चन था कि एक तरफ आचार्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ सिद्धांत। कौन से आचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो लकुलिस जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? पाशुपत संप्रदाय या सिद्धांत इनसे संबंधित है। नागार्जुन जो है शून्यवाद या माध्यमिकवाद से संबंधित हैं। भद्रबाहु जो हैं जैन आचार्य थे। और घोषाल जो मखली घोषाल होते हैं, ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। कौन? मखली घोषाल इनका पूरा नाम है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म में जो है आपके त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की रचना जो है आपका आनंद करते हैं, विनय पिटक की रचना उपाली करते हैं, और अभिधम्म पिटक की रचना जो है मोगलीपुत्र तिस्ते करते हैं। जैन धर्म से संबंधित जो त्रिरत्न है, इसी में हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया कि जैन धर्म से जो संबंधित त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न हैं। तो दोनों में आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों ही बहुत क्लियर कट में तैयार होना चाहिए। एक तरफ हम देखेंगे कि अभिलेख दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित शासक का वर्णन है। तो एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल शासक से संबंधित है, जो कहाँ पे इनका शासन था? तो उड़ीसा में चेदी वंश से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख जो है आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। और गिरनार लेख जो है आपका रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। तो रुद्रदामन का शासन कहाँ चल रहा था? तो गुजरात में चल रहा था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना अपने धर्मपाल ने की है। पाल वंश के जो हैं ये धर्मपाल। और इनका कार्यकाल क्या था? तो 770 से लेके 810 ईस्वी इनका कार्यकाल था। धर्मपाल को उपाधि कौन कौन सी दी गई है? तो परम सौगात की उपाधि और उत्तरापथ स्वामी की उपाधि इन्हें दी गई है। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने 200 गांवों को जो है दान में दिया था। किन्होंने दान दिया था? तो धर्मपाल ने दान दिया था। ये धर्मपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। सभी चंदेल वंश से संबंधित शासक को क्रमानुसार हमें सजाना है। ये आपका क्रम में दिया हुआ था
लगाने के लिए, और सभी जो है चंदेल वंश से संबंधित शासक हैं। यशो वर्मा का कार्यकाल क्या था, तो 930 से लेकर 950 ईस्वी। धंग जो है इनका कार्यकाल 950 से 1002 ईस्वी। विद्याधर जो हैं ये भी आपके चंदेल वंश के ही शासक हैं, इनका कार्यकाल था 1019 से लेकर 1029 तक। कीर्तिवर्मा का शासनकाल 1060 से लेकर 1100 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। अगला हम देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह की है। तो गुर्जर प्रतिहार शासक ने कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने उपाधि आदिवराह की धारण की थी। तो इनका नाम है मिहिर भोज, या इन्हीं को हम भोज प्रथम भी कहते हैं। ये वैष्णव के उपासक थे, मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित थे, और इनका कार्यकाल था 836 से लेकर 885 ईस्वी तक। तो ये मिहिर भोज के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मिहिर भोज को ही हम भोज प्रथम कहते हैं, और इन्होंने ही आदिवराह की उपाधि भी धारण की थी। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। तो अरब यात्री जो सुलेमान थे उन्होंने कहा कि मिहिर भोज जो है इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है। ये भी इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 2017 का हमारा प्री कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 2016 का प्री। देखते हैं, सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें लगाना है। कौन सभ्यता कब की थी, तो उत्तर से दक्षिण में हमें लगाना है। तो एज़टेक जो सभ्यता है ये मैक्सिको की है। आप मैप में भी देखते चलिएगा कि मैक्सिको कहाँ है। मैक्सिको आपका जो है कर्क रेखा के पास है। माया जो है, माया सभ्यता ये मध्य अमेरिका में थी, मिडल अमेरिका में। और मुइस्का जो सभ्यता है ये आपका दक्षिण अमेरिका के पूर्व में, मतलब वेनेजुएला, सूरीनाम, गुआना, इन सब जगह थी। इंका सभ्यता जो थी, इंका सभ्यता ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पल रही थी। तो इस तरह से हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले आपका मैक्सिको पड़ेगा, फिर मध्य अमेरिका, फिर आपका दक्षिण अमेरिका के पूर्व में, और फिर आपका दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में। तो इस तरह से हमने लगाया। सबसे पहले आई आपकी एज़टेक सभ्यता, फिर माया, मुइस्का और इंका, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऋग्वेद जो है स्रोतों का संकलन कहलाता है। ऋग्वेद किसका संकलन है, तो स्रोतों का संकलन है। इसमें टोटल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त प्लस आपके 10 मंडल हैं। होत्री जो है, होत्री ऋषि द्वारा जो है ऋग्वेद को गाया जाता था। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के कौन से 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है आपका कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। याद रखिएगा दोनों ही ब्राह्मण ग्रंथ को, ऐतरेय और कौशिकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित या दीक्षित कौन व्यक्ति अंतिम था। बुद्ध द्वारा जो है दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे आपके सुबुद्ध। कौन थे, सुबुद्ध। अगला है हमारा क्वेश्चन, किसके लिए एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो किसके लिए जो है एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है, तो ये हैं आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए जो है एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण इन्हें ही कहा गया है। गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है ये 23वें महान शासक हैं। कौन से शासक हैं, तो 23वां जो है महान शासक है। इसे जो है ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक भी कहा गया है। किसे कहा गया है ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है। नासिक अभिलेख में इसकी चर्चा की गई है गौतमी पुत्र सातकर्णी की। नासिक अभिलेख जो है इसकी माता गौतमी बलश्री द्वारा रचित है। तो गौतमी सातकर्णी द्वारा की माता जो हैं गौतमी बलश्री हैं, इन्होंने जो है नासिक अभिलेख की रचना की है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर किसका लेख लिखा हुआ था। तो इसमें हमें देखना है कि किसका किसका लेख जो है आपके प्रयाग प्रशस्ति पर लिखा गया है जो समुद्रगुप्त का है। तो यहाँ पे जो है जहांगीर का लेख है, अशोक की रानी कारुवाकी का है, प्लस अशोक का निर्देश भी यहाँ पे खुदा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति पे। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहले एक ही देता है कि या तो अशोक की रानी कारुवाकी का दे देगा, या तो अशोक के निर्देश देगा, या फिर जहांगीर के बारे में देगा। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पर जो है जहांगीर के लेख हैं, अशोक की रानी कारुवाकी के हैं, प्लस अशोक का निर्देश भी लिखा हुआ है। अब प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी। याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिसेन।
आरंभ में कौशाम्बी में था। प्रयाग प्रशस्ति सबसे पहले कहाँ था? तो कौशाम्बी में ये था। बाद में जो है अकबर द्वारा इसे कहाँ लाया गया? तो इलाहाबाद के किले में इसे लाया गया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ये कौशाम्बी में था प्रयाग प्रशस्ति, अकबर के द्वारा जो है इसे इलाहाबाद में लाया गया है। अभी ये कहाँ है? तो इलाहाबाद में ही है, अकबर के किले में। अगला क्वेश्चन है हमारा कुषाण से संबंधित। तो देखते हैं, यहाँ पे भी आपका सुमेलित करने के लिए था। जैसे कुषाण जो है कौन कौन से सिक्के चलाए हैं? तो कुषाणों ने जो है स्वर्ण के सिक्के प्लस तांबे के सिक्के, 2 सिक्कों को इन्होंने चलाया है। किसने चलाया? स्वर्ण सिक्के और तांबे के सिक्के कुषाणों ने चलाए। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? तो कुषाणों ने चलाए हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? तो कुषाणों ने चलाए हैं। गुप्त बारे में, गुप्त भी जो है आपके स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलाए हैं। सातवाहनों के बारे में देखेंगे तो सातवाहन जो है चांदी, तांबा, सीसा, पोटिन या जिसे हम कांसा कहते हैं, इन्होंने इन सारे सिक्के चलाए हैं। और सातवाहनों ने जो है स्वर्ण सिक्के का प्रयोग नहीं किया है। ये आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सातवाहन जो है कभी स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए हैं। जबकि इन्होंने कौन सा सिक्का चलाया है? तो शीशे का सिक्का चलाया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शीशे का सिक्का चलाने वाला एकमात्र वंश कौन सा है? तो सातवाहन वंश है। और ये सिक्के कहाँ से मंगाए जाते थे? तो रोम से मंगाया जाता था। शीशे का जो सिक्का था वो कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से मंगाया जाता था। अब हम देखेंगे कलचुरी के बारे में। तो कलचुरी ने जो है स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों ही सिक्के जो है कलचुरी शासकों ने चलाए हैं। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सातवाहनों ने जो है स्वर्ण के सिक्के कभी नहीं चलाए हैं। शीशे का सिक्का किसने चलाया है? तो सातवाहनों ने ही शुरू किया है इसको। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा चलाया गया है। अब सबसे पहले सिक्के कौन चलाया है? तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कौन लेके आया है भारत में? तो हिंद यवन शासक ही लेके आए थे। ये आपका नोट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो यहाँ पे आपका पूछा गया था कि किसका शिखर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसका शिखर जो है किसमें बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में बना है। और इसका निर्माण किसने किया है ग्वालियर का तेली मंदिर का? तो मिहिर भोज ने किया है, जो गुर्जर प्रतिहार शासक हैं। मिहिर भोज द्वारा जो है तेल के व्यापार से प्राप्त धन से ग्वालियर के तेली मंदिर का निर्माण किया गया है। मूर्तियों की नक्काशी जो है उत्तर भारतीय शैली में है, जबकि इसका शिखर किस शैली में है? तो द्रविड़ शैली में है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका शिखर जो है द्रविड़ शैली में, जबकि मूर्तियों की नक्काशी उत्तर भारतीय शैली में किया गया है। अगला है हमारा 2016 का प्री का री एग्जाम है, मतलब ये दोबारा हुआ एग्जाम है। देखते हैं इसके बारे में हम। क्वेश्चन पूछा गया आपका कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये था आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, खिलजी वंश का शासक था। और इसका कार्यकाल क्या था? तो 1316 से लेके 1320 तक इसका कार्यकाल था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का। इसने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की थी खिलजी ने? तो अल इस्लाम, अल उमाम, खिलाफत उल लह और खलीफतुल्लाह, इसने इन सारी उपाधियों को धारण किया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को जो है नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी और इसने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दिया था, जो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके, जो कभी न कोई जो है आपका कोई ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई जो है आपका इसी में से कोई एक क्वेश्चन बना देगा कि इसकी उपाधियाँ क्या थी, या इसे कौन से स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी, या बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने समाप्त किया था। तो याद रखिएगा किसने किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा मिलान, फिर से आ गया, देखते हैं। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था। चौसा का युद्ध जो है 1539 में होता है। कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में होता है। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में होता है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका तालीकोटा का युद्ध 1565 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, चौसा का युद्ध 1539 में और चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में।
चारों ही युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्टली कोई ना कोई एक युद्ध आपको पूछा ही जाता है। हर एक पेपर में इन सभी से क्वेश्चन रहता ही रहता है अगर मेडुअल दिया हुआ है तो। अगला हम देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है कब होता है 1576 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी में जो है महाराणा प्रताप के साथ सेनापति कौन था उनका? तो हकीम खान सूर था। उनका सेनापति कौन था? हकीम खान सूर था। अब मुगल सेनापति कौन थे जो मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे? तो ये थे आपके मान सिंह और आसफ खां। कौन कौन थे? मान सिंह थे एक तरफ से और आसफ खां, दोनों ही मुगल सेना की तरफ से थे। जबकि महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो हकीम खान सूर था। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आपको याद रहे। ये 1576 में युद्ध हुआ था, ये भी मिलान के लिए देता है। अगला है हमारा 2014 का प्री, देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपका कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण जो है आपका अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है। पंचविश या तांडव ब्राह्मण जो है आपका सामवेद से संबंधित है। और ऋग्वेद से कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय और कौशिकी जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। ये भी याद रखिएगा, तीनों के साथ आपका ऋग्वेद भी तैयार होना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथ मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो दोनों ही याद कर लीजिएगा। सभी के ब्राह्मण ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नैनार और अलवार के बारे में। नैनार जो हैं आपके, नैनार मतलब शिव के उपासक। आप ऐसे याद कर सकते हैं, शिव की तीसरी नेत्र जब खुलती है तो उनका नयन ही तो होता है, तो शिव के उपासक कौन हो गए? नैनार हो गए। इनकी संख्या कितनी थी नैनारों की? तो 63 संख्या थी इनकी, और ये दक्षिण भारत में प्रचलित थे। नैनार कहाँ पे थे? इनका क्षेत्र क्या था? तो दक्षिण भारत का क्षेत्र था। अलवार के बारे में देखेंगे तो अलवार जो हैं आपके विष्णु के उपासक कहलाते थे और इनकी टोटल संख्या 12 थी और ये भी दक्षिण भारत में ही प्रचलित था। तो नैनार और अलवार दोनों ही दक्षिण भारत से संबंधित हैं। नैनार आपके शिव के उपासक थे और अलवार कौन थे? विष्णु के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है वल्लभी विश्वविद्यालय। इसका जो है निर्माण कब हुआ? तो 5वीं से 8वीं सदी तक मैत्रक वंश की राजधानी थी। कौन थी? तो वल्लभी थी। वल्लभी जो है हीनयान महाशाखा से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? हीनयान महाशाखा से संबंधित थी। और मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? तो भंडारक थे। तो मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? भंडारक। आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो हीनयान शाखा से संबंधित जो है चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो सबसे विशाल और सर्वाधिक विकसित जो है आपका कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है हीनयान शाखा से संबंधित चैत्यगृह? तो कार्ले में। कार्ले कहाँ है? तो महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित है। और भी जो हीनयान से संबंधित हैं उनके बारे में हम देखते हैं, जैसे आपका भाजा, कुंडाने, पीतलखोरा, अजंता, बिरसा आदि चैत्यगृह जो है आपका किससे संबंधित है? तो हीनयान शाखा से संबंधित है। तो इन सभी को याद रखिएगा क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे भी। सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा के बारे में हम देखेंगे। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजगृह में स्थित है। यहाँ पे जो है प्रथम बौद्ध संगति होती है। कौन सी संगति होती है? प्रथम बौद्ध संगति। किसके शासनकाल में होती है? तो अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। कब होती है? तो 483 BC में प्रथम बौद्ध संगति होती है आपका। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महाकश्यप होते हैं। और इसके शासक कौन होते हैं? तो अजातशत्रु होते हैं। और इसमें जो है विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन कब किया गया है? तो ये आपके प्रथम बौद्ध संगति में किया गया है। और विनय पिटक के रचनाकार आपके उपाली हैं और सुत्त पिटक के रचनाकार आनंद हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपके तैयार होना चाहिए। लिख के तैयार कीजिए, रट के तैयार कीजिए, जैसे भी आपको लगे तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है द्वार समुद्रम। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये जो है होयसल वंश की राजधानी थी। तो होयसल
होयसल शासकों की राजधानी कौन थी? तो आपके द्वार समुद्रम, जिसे अब क्या कहते हैं, अब वर्तमान नाम इसका हेलेबीड है, जो कहाँ पे है? तो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है द्वार समुद्रम। ये किस वंश की राजधानी थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी। गंग वंश की राजधानी आपका क्या था? तो तलकाड़ या कुबताल था। कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। काकती वंश की राजधानी आपका अत्रकोंड था। क्या था? अमकोंड। याद रखिएगा कि काकती वंश की राजधानी अमकोंड था, कदम वंश की राजधानी आपका वनवासी था, गंग वंश की राजधानी तलकाड़ या कुबतलाल था। काकती वंश का संस्थापक कौन था? तो बीमा प्रथम थे। और इनका जो शासनकाल किस एरिया में चल रहा था? तो आज के हैदराबाद राज्य का गठन जो हुआ है उस टाइम वहीं पे इनका शासनकाल चल रहा था, जिसे हम क्या करें? नलगोंडा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या फिर वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, महाभारत से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में। तो महाभारत को क्या कहते हैं? तो जय संहिता भी कहते हैं। जब इसमें केवल 8800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा गया था। तो महाभारत में जब केवल 8800 श्लोक थे तो अब इसे जय संहिता कहा गया। ये किसके द्वारा रचित है? तो वेद व्यास के द्वारा रचित है महाभारत। जब इसमें 1,00,000 श्लोक हुए तो इसे क्या कहा गया? सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। महाभारत टोटल जो है 18 पर्वों में विभक्त है। तो महाभारत जो है कितने पर्वों में विभक्त है? 18 पर्वों में विभक्त है। इसकी रचना वेद व्यास ने की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये पूछा गया है क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को पराजित किया था। ये भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पाया गया है? तो यूपी के गाजीपुर जिले में ये मिला था। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण किस सम्राट के टाइम पे हुआ है? तो ये हैं आपके स्कंदगुप्त। इन्हीं के शासनकाल में जो है आपका हूणों का पहला आक्रमण हुआ और हूण को इन्होंने पराजित भी किया है। स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये जो है 455 AD में इन्होंने हूणों को पराजित किया था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9। हर्ष द्वारा रचित नाटक कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका प्रियदर्शिका, दूसरा है आपका रत्नावली, तीसरा है नागानंद। तो हर्ष ने इन तीनों ही नाटकों की रचना की है। और हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो हर्षचरित जो है इनके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। तो याद रखिएगा, हर्षचरित को हर्ष ने नहीं रचा है, किसने रचा है? इनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने रचित की है। जबकि हर्ष ने जो नाटक लिखे हैं वो कौन कौन से हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, तीनों ही याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा है 2013 का प्री, इसके बारे में हम देखेंगे। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने जो है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो भोज ने जो है आपका काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। भोज का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1000 से लेके 1055 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। ये कौन से वंश से संबंधित है? तो परमार वंश से संबंधित है। किस वंश से? परमार वंश से संबंधित है भोज। भोज ने दो रचना की है, कौन कौन से? सम्रांगण सूत्राधार की और युक्त कल्पतरु की। कौन कौन सी? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान के लिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन है कि सम्रांगण सूत्राधार की रचना किसने की है? भोज ने की है। युक्त कल्पतरु की रचना किसने की है? तो भोज ने की है। दोनों ही रचना में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध यंत्रों व उपयोग का उल्लेख है। तो दोनों ही जो रचना है इनमें जो है वास्तुशास्त्र के साथ साथ क्या क्या उल्लेख है? विविध यंत्रों का उपयोग जो है इसमें उल्लेख किया गया है। अगला हम देखेंगे 2010 का प्री री एग्जाम के बारे में। इसके क्वेश्चन जो है, भागवत संप्रदाय में शक्ति के रूपों की संख्या है। भागवत संप्रदाय में शक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? तो ये जो है 9 बताए गए हैं। इसी को क्या कहते हैं? नौधा भक्ति भी कहा जाता है।
9 दिया हो तो 9, नहीं तो नौधा भक्ति इसे कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? तो नारदी भक्ति के अनुसार जो है भागवत संप्रदाय में शक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। तो याद रखिएगा, किस संप्रदाय के अनुसार? नारदी भक्ति संप्रदाय के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में या किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो है कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आए थे। वत्स की राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध जो है मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। बुद्ध ने किससे अपना प्रचार केंद्र बनाया था? तो मगध को प्रचार केंद्र बनाया था। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। बुद्ध किसके शासनकाल में आए थे? कौशाम्बी। तो उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? कौन सा ऐसा धर्म था जिसे राष्ट्रकूट संरक्षण दे रहे थे? तो ये था आपका जैन धर्म। जैन धर्म को जो है राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया। इन्होंने राष्ट्रकूटों ने हिंदू धर्म, जैन धर्म को अपना राजधर्म बनाया। तो राष्ट्रकूटों ने जो है हिंदू धर्म प्लस जैन धर्म को दोनों को अपना राजधर्म बनाया था। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म और जैन धर्म को अपना राजधर्म बनाने वाले कौन से शासक थे? तो राष्ट्रकूट शासक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में, अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान तथा आदि पुराण के लेखक जिनसेन जो है निवास करते थे। कौन से लेखक निवास करते थे? तो जिनसेन निवास करते थे। ये कौन से विद्वान हैं? तो जैन विद्वान हैं। ये किसके शासनकाल में रहते थे? अमोघ वर्ष प्रथम के शासनकाल में ये रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक विजेता कौन है? मतलब शकों पर विजय पाने वाला कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शकों पर विजय पाया था या शकों को हराया था। शक विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। किस उपलक्ष्य में की थी? तो शक विजय के उपलक्ष्य में की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शकारी भी कहा जाता है। शक विजय के उपलक्ष्य में इनको जो है शकारी भी कहा जाता है। अगला है हमारा 2010 प्री का क्वेश्चन, देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द आया है वो किसके लिए आया है? तो गाय के लिए आया है। ऋग्वेद में जो है आपके अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवता का जिक्र किया गया है, मतलब इनका उल्लेख किया गया है। कौन कौन से देवता का? अग्नि का, मित्र, इंद्र का और मित्र, वरुण। इन चारों देवता का जो है उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। इस ग्रंथ के अनेक तथ्य जो है अवेस्ता से मिलते हुए हैं। तो जैसे ऋग्वेद में जो है अनेक चीज़ें या श्लोक जो है या मोस्टली तथ्य जो है किससे मिलते हैं? तो जिंद अवेस्ता एक बुक है उससे मिलते हैं। अगला हम देखेंगे, जिंद अवेस्ता अच्छा किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो विष्णु भगवान के किस अवतार को जो है समुद्र से पृथ्वी को उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? ये है उनका वराह रूप, जो किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्यकाल का कौन सा सम्राट, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो मगध का कौन सा ऐसा सम्राट था जो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो उसे हम कहते हैं महापद्म नंद, जो किस वंश से संबंधित था? तो नंद वंश का संस्थापक भी यही था और नंद वंश से ये संबंधित भी था। तो महापद्म नंद को जो है शूद्र शासक कहते हैं। इसे जो है सर्वक्षत्रांतक कहते हैं, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो किसे जो है सर्वक्षत्रांतक कहते हैं? महापद्म नंद को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्षत्रियों का नाश करने वाला था। तथा इसे भार्गव भी कहा जाता है, यानी दूसरे परशुराम का अवतार भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महापद्म नंद को। अगला हम देखेंगे, मतविलास प्रहसन का लेखक कौन है? मतविलास प्रहसन किसने रचना की है इसकी? तो महेंद्र वर्मन ने की है। किसने की है? महेंद्र वर्मन ने की है। पहले जैन अनुयायी, बाद में जो है महेंद्र वर्मन सबसे पहले जैन अनुयायी बनता है। बाद में जो है तमिल
संत जो है अय्यर के प्रभाव में आकर ये शैव बन जाता है। तो सबसे पहले ये जैन अनुयायी रहता है, उसके बाद जो है तमिल संत अय्यर होते हैं, इनके प्रभाव में आकर ये शैव धर्म को अपना लेता है। तो मतविलास प्रहसन की रचना किसने के लिए की है? तो ये आपके महेंद्र वर्मन ने की है। अगला है हमारा, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की प्रतिमा किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। बुद्ध जो है इसमें भूमि स्पर्श मुद्रा बनाए हुए हैं और उसी टाइम पे जो है ये किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल की हम विशेषता देखेंगे यहाँ पे। मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो सारनाथ की मूर्तियाँ जो गुप्त काल में निर्मित की गई थी। चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है अजंता बौद्ध कला है। तो गुप्त काल में जो है चित्रकला की अगर दृष्टि से देखेंगे तो अजंता बौद्ध कला बहुत अच्छी है, यानी सर्वोत्कृष्ट है। और मूर्तिकला के दृष्टि से देखेंगे तो सारनाथ की जो मूर्तियाँ गुप्त काल में बनाई गई हैं वो सर्वोत्तम हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो एलोरा का जो है कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो ये आपके राष्ट्रकूट शासकों ने कराया है। राष्ट्रकूट शासक में कौन से शासक ने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था, जिसका कार्यकाल था आपका 757 से लेके 783 ईस्वी तक था। कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस शैली में हुआ है? तो द्रविड़ शैली में किया गया है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दंती दुर्ग को कहा जाता है। और राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेत जो है राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। तो ये हो गया आपका प्री का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एंशिएंट प्राचीन भारत पूरी तरीके से आपका 2021 से लेकर 2010 तक का पूरा कंप्लीट सेट PYQ करा दिया गया है RO का। नेक्स्ट हम जो करेंगे पॉलिटी का सेक्शन हम करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।